हाँ, अगर सरकारी विद्यालय बहुत ही तौर तरीके से चले और ठीक है तो क्यों मेरे विद्यालय में बचाएगा? 20 साल में आप इतना भी नहीं कमा पाए कि 3 महीना का सैलरी दे दें सर, यही तो पूछ रहे हैं। 3 महीने में आप पता न लगे कि पेरेंट्स दिया कितना है। फी तो देना ही होगा अभिभावक को, इसलिए कि अगर फी नहीं देंगे तो हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर का भुगतान और अपना खर्चा कैसे कर पाएंगे। ऐसी मकसद नहीं है कि ऑनलाइन क्लास कराने से हम फीस लें। कि ये प्राइवेट स्कूल वाले ऑनलाइन क्लास का एक ड्रामा कर रहे हैं ताकि बच्चों से फीस ले सकें, और मैं सीधा पॉइंट पे आना चाहता हूं। ऑनलाइन क्लास ड्रामा नहीं है, शिक्षा को हम ड्रामा कहिए नहीं सकते। सरकारी विद्यालय और नियोजित शिक्षकों पर सीरीज कर चुका हूं और 8 एपिसोड बना चुका हूं। आपके मैसेज मिले कि प्राइवेट विद्यालय की डायरेक्टर साहब को पकड़ लीजिए, तो अभी मैं अपने घर पर हूं, अपने शहर में हूं और नाम गोपालगंज है, जो आपको पता है। तो हमने सोचा कि एक अच्छे विद्यालय के अच्छे डायरेक्टर साहब को पकड़ा जाए। इसी सिलसिले में अपन बिहार विकास विद्यालय के डायरेक्टर अनिल कुमार श्रीवास्तव के पास पहुंच गए हैं। श्रीवास्तव जी से भूमिका पहले बांध चुका हूं कि उनसे क्या पूछूंगा। सवाल नहीं बताए हैं, ये बताया है कि मुद्दा क्या है। सवाल बता दूंगा तो पत्रकारिता में दोष आ जाएगा। नमस्कार, मैं प्रशांत राय हूं, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अब अपन अनिल कुमार श्रीवास्तव के पास चलेंगे। आपने जो मुझे सवाल भेजा है वो भी इनसे पूछूंगा, और इनका भी एक मत जानना जरूरी है, क्योंकि सारे लोग बहुत आसानी से ये कह देते हैं कि प्राइवेट वाले लूट रहे हैं, लेकिन क्या प्राइवेट वाले कैसे लूटेंगे ये तो वही बता पाएंगे। क्या उनका घर चल रहा है ये तो वही बता पाएंगे। जब उनको पैसा नहीं आ रहा है तो वो सैलरी कहां से देंगे, इसका जवाब तो वो खुद ही देंगे। तो हमने सोचा कि अपना व्याख्या करने से बढ़िया है कि उनसे ही बात कर लिया जाए। तो हम अब वहां पहुंच गए हैं। कैमरामैन धीरे धीरे कैमरा को घुमाएंगे ताकि मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव के पास बैठ सकूं। अब अपन अनिल जी के बगल में बैठे हुए हैं। तो सर, आपका नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। उससे पहले मैं चाहता हूं, ताकि लोग आपको जान जाए, आप ये बता दीजिए कि आपके कितने विद्यालय हैं और कब से आप ये चलाते हैं? 2 विद्यालय हैं और 2000 से करीब में शुरू किए विद्यालय, और अब तक आप चला रहे हैं। शुरुआत में कोरोना के महामारी से ही शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि लोगों के सवाल बहुत हैं। देखिए, कोरोना महामारी आ गई, आपका विद्यालय भी लगभग 2 महीने से बंद होगा और आगे का कुछ कह नहीं सकते हैं। हालांकि ये आसार लग रहे हैं कि 10-15 दिन में खुल जाए, लेकिन अब तक तो कोई खबर नहीं आई है, तो हम कह नहीं सकते हैं। तो ये बताइए कि जो आप ये ऑनलाइन क्लास चला रहे हैं, शुरुआत उसी मुद्दे से करूंगा। ऑनलाइन क्लास को लेकर लोगों में बहुत आक्रोश है। पूरे बिहार की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ गोपालगंज की बात नहीं कर रहा, कि ये प्राइवेट स्कूल वाले ऑनलाइन क्लास का एक ड्रामा कर रहे हैं ताकि बच्चों से फीस ले सकें, और मैं सीधा पॉइंट पे आना चाहता हूं। ऑनलाइन क्लास ड्रामा नहीं है, शिक्षा को हम ड्रामा कहिए नहीं सकते हैं। ये अच्छे अच्छे रिसर्चर इस विधा को सोच करके ही बनाए, और बनाने के बाद जो घर पर बच्चे बैठे हैं वो लोग गाइडलाइन दिया कि बच्चे से आप बात करें, ऑनलाइन आप हो जाएं। बच्चे डिप्रेस में जा रहे थे और ये ऑनलाइन वीडियो बच्चों के पास जा रहा है और बच्चों से लिया गया है। बच्चे बड़ी खुश हैं और माहौल ऐसा है कि विद्यालय चलेगा नहीं, और घर पर जो बच्चे बैठे हैं वो डिप्रेस हो रहे हैं। तो ये हमारी ऑनलाइन नहीं है, ये गाइडलाइन मिली है ऑनलाइन की कि आप ऑनलाइन क्लास करावें। इसका जवाब नहीं दिया सर आपने कि ऑनलाइन क्लास कराने के पीछे आपका मकसद है ताकि अभिभावक आपका फीस जमा कर दें। ऐसी मकसद नहीं है कि ऑनलाइन क्लास कराने से हम फीस लें। रेगुलर क्लास कराने पर यहाँ जल्दी लोग फीस नहीं दे पा रहे हैं। ऑनलाइन का मतलब ये फीस लेना ही नहीं हुआ, बच्चे को भी देखना हुआ कि बच्चे हमारे ऑनलाइन रहें और एक शब्द हमारा मिले तो बच्चे पढ़ें उसको, देखें उसको और हमसे मुखातिब रहें। फी तो देना ही होगा अभिभावक को, इसलिए कि अगर फी नहीं देंगे तो हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर का भुगतान और अपना खर्चा कैसे कर पाएंगे। एक बात बताइए कि मतलब ये लोग ये कहता है कि प्राइवेट स्कूल वाले फीस के अलावा बहुत ढकोसला करते हैं। जैसे मान लीजिए कि ड्रेस बोलते हैं यहाँ से लेना है, चाहे अपने प्रोवाइड करवाते हैं, किताब बोलते हैं कि हमको अपने यहाँ से आना है, और ये सारा पर्सपेक्टिव हम सिर्फ कोरोना के लिए बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोरोना नहीं है, हमारे किसी का धंधा ठीक चल रहा है तो उसका बेटा को पढ़ाना है तो बढ़िया आपको पैसा देगा, लेकिन अभी के हिसाब से जो आप, क्योंकि नया एडमिशन भी होगा, नया सेशन चालू होगा, तो आप बोलेंगे कि टाई हमरे यहाँ से लीजिए, आप बोलेंगे कि हमको A4 साइज पेपर लाइए। मतलब जो ये आप उनके हिसाब से जो ये ढकोसला है उसके लिए आपका क्या जवाब है? देखिए, अभिभावक स्वतंत्र हैं, ढकोसला नहीं है। एक अपना हर आदमी का प्रोस्पेक्टस होता है, हर एक अपना सिस्टम होता है
कि जिस सिस्टम से हम पास करते हैं, अगर हम कहते हैं कि टाई मेरे यहाँ से लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है कि मार्केट से आप ले सकते हैं और हमारे और यहाँ और मार्केट में डिफरेंट हो, ऐसी बात नहीं है। ड्रेस हमारे यहाँ से ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। हम रेडी करके रखे हैं और रेडी करके देते हैं, आप पूरी सेट मिल जाएगी। लगभग ऐसा बहुत कम विद्यालय करता है, ये बातें रह गई है। ऐसा विद्यालय में कहीं ड्रेस और बुक्स विद्यालय में नहीं मिल पाते हैं। बड़े बड़े विद्यालय लोग हैं कि अपना सिस्टम में रखे हैं, बड़े बड़े लोग जाते हैं जहाँ की एक जगह पर उनको सारी सुविधाजनक सामान मिल गई। उस सुविधा के नाम पर जो लूट हो रहा है उस पर बताइए ना। लूट आप कहेंगे, कैसे हम लूट माने? हम नहीं कह रहे हैं, लोग ही कह रहे हैं कि क्या जरूरत आन पड़ी कि बिहार विकास चाहे कोई भी विद्यालय कहता है कि हमारे यहाँ से यही प्राइवेट किताब लेना है, जबकि एनसीईआरटी का दाम कम है और बढ़िया क्वालिटी दे रहा है। आप क्यों नया किताब लाएंगे? एनसीईआरटी का दाम कम है, एनसीईआरटी फ्री है। 100% आज के दिन में एनसीईआरटी ही पढ़ाया जा रहा है। आपके विद्यालय में पढ़ाया जाता है? और मेरे विद्यालय में कुछ ऐसे बुक हैं, और हमारे विद्यालय में नहीं, कुछ ऐसे एनसीईआरटी के बुक हैं जो कि प्राइवेट से लिए जा रहे हैं, प्रकाशन से, और एनसीईआरटी समय से उपलब्ध नहीं हो रहा है। अब नहीं उपलब्ध, नहीं, अब रुक जाइए। एनसीईआरटी समय से उपलब्ध नहीं, किसका दोष है इसमें? एनसीईआरटी बुक गवर्नमेंट प्रेस कराती है और एनसीईआरटी कभी समय से नहीं मिला। अगर बच्चे जुलाई में चले गए, अगस्त में चले गए, उस समय तक बुक नहीं मिलता है, और पुराने बुक से बच्चे चलते हैं तो उस समय गवर्नमेंट की खबर आती है कि बुक को बदल दिया गया। तो बिना बुक को पढ़ाना है तो एनसीईआरटी से पढ़ाइए। फिर भी एनसीईआरटी से बच्चे परीक्षा देते हैं। अन्य प्रकाशन के जो लोग बुक लिखे हैं एनसीईआरटी के तौर पर लिखे हैं और उस बुक से ही बच्चे पढ़ते हैं। एनसीईआरटी की किताब उपलब्ध होने में बहुत कठिनाइयां हो जाती है। सुन लीजिए साहब, एनसीईआरटी का दोष ये आप पर मर रहे हैं, इनका दोष नहीं है, तो अब इस पर सवाल नहीं पूछा जाएगा। अगला सवाल सर, मान लीजिए कि केंद्र सरकार ने यह कहा है कि 2-3 महीने प्राइवेट विद्यालय को मैनेज करना चाहिए क्योंकि ना किसी का धंधा चल रहा है, ना कुछ भी चल रहा है, ना विद्यालय आपका चल रहा है। इस पर क्या कहेंगे आप? क्योंकि आप शुरू में ही ये कह दिए कि मान लीजिए हमको पैसा मिलेगा तब ना हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, चाहे टीचर को सैलरी देंगे। तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि आप केंद्र सरकार का बात नहीं मानेंगे? केंद्र सरकार से ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है और ऐसा कोई मोदी जी रिक्वेस्ट किए हैं। नहीं, रिक्वेस्ट किए हैं कि अपने आप कर्मचारियों को बाहर न निकालें, काम से न निकालें। ऐसा कोई गाइडलाइन केंद्र से नहीं आया है कि आप उसका सैलरी दें या न दें, ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं है। और ऐसे ऐसे उद्योगों के लिए है कि आप उसके सैलरी को देंगे। अभी और आगे आया है अभी कि नहीं, कई लोग कोर्ट में गए, उद्योग लोग जो उद्योग करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कही कि जब इसका उद्योग बंद है तो उस सैलरी कहां से देगा। तो सरकारी जो बातें हैं उसमें हम नहीं, मतलब आप एक चीज हम लोगों की बात है, अगर ऐसी गाइडलाइन जो सरकार देती है कि नहीं लेना है तो नहीं लेगा आदमी, नहीं टीचर खाएगा, नहीं हम खाएंगे। सरकार गाइडलाइन जो ऐसा लग रहा है कि सरकार बहुत जगह के मुख्यमंत्री गाइडलाइन कुछ दे रहे हैं। ऐसे कहीं के मुख्यमंत्री का एक पेपर न्यूज है कि नहीं फी आप दीजिए अदर फी छोड़ करके। अभिभावकों के लिए वो संदेश दिए कि नहीं अभिभावक लोग भी फी दें, उसका खर्च कैसे चलेगा। हाई कोर्ट भी कहा है कि अभिभावक लोग फी दें। कहां से दें? मानिए किसी का ट्रक है, बस है, तो बस चलता है, उसमें सवारी जाता है गोपालगंज से तमकुही, अब बसवा तो बंद हो गया ना सर। हर आदमी को व्यवस्था अपनी होती है। अगर 100 रुपया के जगह पर आप अगर 80 रुपया देते हैं तो हर व्यवस्था चलेगी। अरे ये बहुत तेज हैं, 100 के बदले 50 नहीं बोले, 100 के बदले 80 बोले। आप गौर करते रहिएगा, आपकी व्यवस्था चल सकती है। नील हो जाएंगे, व्यवस्था तो आपको करना है। अगर हम 10 बरिस से ही काम कर रहे हैं, 5 बरिस से काम कर रहे हैं, हम अर्जित किए हैं कि अपने शिक्षकों को दे दें। आप भी जो काम करते हैं उसमें अर्जित किए होंगे कि अगर इस किसी प्रकार की घटना, दुर्घटना, ऐसी स्थिति आती है तो हम भी शिक्षा दें। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण चीज है सर। मतलब मानवता नाम का कोई चीज नहीं है इस दुनिया में। मतलब आप कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर है मोदी जी की तरह, तो आप भी आत्मनिर्भर बन जाइए, हम आपको कोई सपोर्ट नहीं करेंगे। मानवता का बात इसमें नहीं लाइए। कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है जो अपनी मानवता को सिद्ध करते हुए अभिभावकों से बात नहीं करता हो। हम रूरल एरिया में रहते हैं,
यहाँ जो गोपालगंज में जो आप गोपालगंज में 6 मॉल है, एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल है, उसके बाद यहाँ पे कम से कम हर 20वां-25वां आदमी के पास एक कार होता है, तो ये रूरल एरिया सर नहीं हुआ है। गांव गोपालगंज के बाहर की बात कर सकते हैं, गोपालगंज रूरल नहीं हुआ। जहाँ 6 गो मॉल हो, एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल है, वो कैसे रूरल हुआ सर? ये उद्योग के लिए शहर में अभी गोपालगंज शहर में 5 वर्षों के अंदर ऐसे लोग आ रहे हैं कि हम मॉल खोलें, रेमंड्स का शोरूम खोलें, बैठ के झक मार रहे हैं। यहाँ 4 क्लास के ही लोग रहते हैं। यहाँ आप जितने कर्जालय देखेंगे, कर्जालय के 70% लोग राजधानी में अपना डेरा लिए हैं, घर बनाए हैं, वहीं चले जाते हैं वीकली। बैंक के लोग हों या अन्य सरकारी कार्यालय के लोग हों, बाकी जो कार पर चलते देखते हैं वह किसान चलता है, किसान है। किसान कभी सूख जाता है, कभी आग लग जाता है, कभी जल जाता है। कार खरीद लिया है, उसको भी कठिनाई है पैसे की। जो पैसा है, कैश है, वो सरकार के यहाँ जो सर्विस करता है। आज के दिन देखिए कौन लूटा गया, हम लूटे गए कि सरकारी पद पर है वो लूटा गया, उसको देने में क्या दिक्कत होगी? ऐसा कहीं मानवता नहीं है कि एक किसान है वो जल गया, एक गार्ड का नौकरी करता था उसकी नौकरी छूट गई, ठेला पर का नौकरी छूट गया, तो ऐसा कोई विद्यालय नहीं है। यहाँ हम गोपालगंज की बात करते हैं, क्यों कहते कि नहीं बिना फीस लिए हुए आपका हम बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन जो टीचर है या जो सरकारी पद पर है या ढक्के पर है, सरकारी पद पर है, सरकार उसकी सैलरी देती है, उसको कोरोना से क्या लेना और देना? कोरोना से लेना और देना उस व्यक्ति को है जो ठेला पर बेचता था, फिर भी सब्जी बेचता है, उसको क्या लेना देना? तो मतलब आपको लग रहा है कि जो सब्जी जितना आलू पहले बेचता था उतना ही आलू अभी बेचता होगा? उससे ज्यादा। अच्छा, उससे ज्यादा बेचता है। सब्जी, फल, दवाई की दुकान जो है, इसको कोरोना से क्या लेना देना? कोरोना से लेना देना उसको है कि एक गार्ड की नौकरी करता था, मालिक उसको कह दिए कि घर जाओ। कोरोना से लेना देना उसका है कि अन्य चीज जो रेमंड्स का शोरूम है उसको कोरोना से घाटा हुआ, क्षति हुई, लेकिन एक दवा की दुकान को तो कोई क्षति नहीं है। अगर उसका बच्चा पैसा देता है, हम लेते हैं फी, तो ऐसा आप सर्कुलर निकाल दिए हैं क्या कि जो हम सर्कुलर आप पूछ रहे हैं उसकी जवाब नहीं, आपका ये बात से हम सहमत हैं कि आप कह रहे हैं जी कोरोना से क्षति, तो जो कोरोना से क्षति है और आप मानवता की बात कह रहे हैं, तो जो कोरोना से क्षति है उस पर मानवता सिद्ध होगी। तो आप करेंगे? आप करेंगे? हम करेंगे। तो मतलब आप ये, एक मिनट, अनिल श्रीवास्तव ये कह रहे हैं कि दवाई का दुकान या जिसका भी धंधा वंधा चल रहा है, जिसको सैलरी मिल रहा है, वो उसको फीस देना चाहिए, और जिसका धंधा मानी जिसका बस है उसका नहीं चल रहा है, मान लीजिए मोटर पार्ट्स का दुकान है उसका नहीं चल रहा, उसका पैसा नहीं लेंगे। उसका भी देखिए, फिर एक पहले क्वेश्चन जो किए थे कि अपनी व्यवस्था तो हर व्यक्ति रखता है। अगर जिसको 10 गो बस चलता है, अगर हमारा 2 गो 10 गो कैसे 2 गो चलता होगा? 10 गो तो बहुत अमीर हो गया। अगर 2 ठो बस चलता है तो उसकी धंधा बंद हो गई, फिर भी तो अपने आर्थिक जो स्थिति है उसके लिए बचा के रखा होगा। आज जहां हम वही कहे कि 100 रुपया लेना है, मिडिल क्लास नहीं बचाता है सर। मिडिल क्लास जो ऑल्टो से चलता है लोग ना, ये लोग शीशा नीचे करके चलता है, एसी नहीं चलाता है, आप समझते हैं। कमर्शियल में 100 रुपया पाने वाला भी व्यक्ति 10 रुपया बचाता है। अच्छा। स्कूल में मेरा गार्ड का अगर सैलरी 10,000 रुपया है, तभी वो 2,000 रुपया बचाता है। ऐसी बात नहीं है। अच्छा, अच्छा। 100 रुपया उपार्जन करने वाला भी 10 रुपया बचा लेता है। अगर उसके साथ ऐसी बात है जो 100 रुपया कमाता हो, जो 1,000 रुपया कमाता हो, तो 100 रुपया अगर 10 रुपया बचाया है तो उसको हम 100 रुपया में 80 रुपया क्यों नहीं ले सकते हैं? खुद हम भी जानते हैं। आप कह रहे हैं मतलब ये लंबा नहीं खींचते हैं इसको, आप ये कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत कम बेस करके आप लोग मैनेज करेंगे, राइट? मैनेज किया है, चलिए, विद्यालय मैनेज कर रहा है। ठीक। अब इन साहब के पर्सपेक्टिव से बात करना बहुत जरूरी है। चलिए साहब, आपसे मैंने बहुत सवाल पूछ लिया, अब आप एक ये बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि मैं सरकार की बात कर रहा हूं, कोई भी सरकार हो जाए, चाहे आप राज्य की बात कर लीजिए, केंद्र की बात ले लीजिए, कुछ भी बात कर लीजिए, हमारा ये कहना ये है कि प्राइवेट स्कूल आपका भी जीवन है सर, आप भी जीते होंगे। आपका मानिए 2 स्कूल है तो कम से कम 20, 25, 30 कर्मचारी आपके पास होगा, सब कुछ, पियून, टीचर, रिसेप्शनिस्ट, तो मान लीजिए कि आपके पास भी कर्मचारी होगा। तो सर मेरा सवाल ये है कि अगर सरकार ने आपके लिए कुछ फंड की व्यवस्था की होती तो आपको तो इतना नहीं सोचना पड़ता ना कि हम, आपका मेन जो मुद्दा है अभी तक हम जो समझे वो है कि आप कह रहे हैं कि ना हमको जब पैसा मिलेगा नहीं तो हम टीचर को कहां से देंगे, तो टीचर भी भूखे मर सकता है। तो अगर सरकार आपके लिए कोई फंड का व्यवस्था करती तो आपका ये सब जो इतना टेंशन है ये सब सुचारू रूप से चलने लगता, नहीं आपको टेंशन होता। अगर राज्य सरकार या केंद्र सरकार देश के सारे प्राइवेट स्कूलों को कुछ अमाउंट देती तो इस पर आपका क्या राय है? देखिए, यह व्यवसाय में नहीं जोड़ा शिक्षा, इसलिए सरकार किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कर सकती है। आज अगर हम व्यवसायिक सरकार मान लेती तो हमारे लिए व्यवस्था करती।
जो सरकार व्यवस्था करती है, एक छोटा उद्योग के लिए व्यवस्था सरकार करती है, और हम 50 एम्प्लाई जो रखे हैं इसको नहीं मानती है, उसके लिए व्यवस्था नहीं करती है, और 5 एम्प्लाई लगा करके बोर्ड लगाया कि हम पत्तल बनाते हैं, गिलास बनाते हैं, उसके लिए सरकार व्यवस्था करती है। इसलिए कि हमको व्यवसाय में सरकार मनबे नहीं की। आप अपने आप को व्यवसायी मानते हैं? जी नहीं। क्या मानते हैं? हम शिक्षा देते हैं और इसको व्यावसायिक मानते हैं। तो हमें छोड़ने की बात कहा, एक मॉल में 10 रुपये नहीं छोड़ सकता है, एक शोरूम में आपको 10 रुपये नहीं छोड़ सकता है, हम यहाँ 100 रुपये छोड़ देते हैं, 1000 रुपये छोड़ देते हैं, फ्री पढ़ा देते हैं। तो शिक्षक लोग जो, मतलब एक थोड़ा सा लीक से हटके सवाल है, ये कोटा वाला टीचर हो, पटना वाला ऑडी से चलता है, तो सामाजिक काम करते करते ऑडी खरीदा गया। काहे नहीं खरीद सकता है? आज हमारे 100 विद्यार्थी हैं, 100 रुपया बच रहा है। आज जिस दिन हमारे पास 1 लाख विद्यार्थी होंगे, 1 लाख रुपया बचेगा। ऑडी से सब लोग थोड़े चलेगा। 50 वर्ष चला आया, अच्छा, तो क्यों नहीं ऑडी खरीद सकता है? वही हम भी पूछ रहे हैं, 50 वर्ष जब वो चला आया, तो अब जब कोरोना आया है तो ऑडिया बेच के उसको देना चाहिए ना। मैंने ऑडी जो खरीदेगा तो कुछ सेविंग्स अकाउंट में रखा होगा। तो हमारा सवाल वही है कि आप अपने मुंह से बोले हैं कि प्रशांत भाई हम 1 मिनट 2000 से आप चला रहे हैं विद्यालय, 2000 से माने 20 साल हो गया, 20 साल में आप इतना भी नहीं कमा पाए कि 3 महीना का सैलरी दे दें सर, यही तो पूछ रहे हैं। 3 महीने में आप पता ना लगे कि पेरेंट्स दिया कितना है, और 3 महीने से हमारा टीचर भूखा कौन है। आपको भी तो ये जानना होगा कि 3 महीना में हमारा टीचर कोई भूखा नहीं है, सरकार के दरवाजे पर नहीं गया है, किसी अंचल में नहीं गया है, किसी अनुमंडल में नहीं गया है, ना कोई राशन कार्ड है, ना उसको कहीं फ्री मिला, ना कहीं शिविर में गया, उसको देता कौन है? श्रीवास्तव जी ये कह रहे हैं कि टीचर को सैलरी दे रहे हैं आप 3 महीने से? हम दे रहे हैं, इसका हम पड़ताल कर लें? नहीं, ये नहीं कहा हम फुल सैलरी दे रहे हैं, उसका मेंटेनेंस तो हम ही चला रहे हैं। उसका भत्ता कैसे भी जा रहा है, बेस पर जा रहा है पैसा। और जहां तक ये बात एक और आप जोड़ दे जो रहे हैं कि ऐसा बात नहीं है कि जो पैसा उसको दे दे विद्यालय वाला, तो इसके पहले हम यही कहे कि ऐसी बात नहीं है कि जो 2 महीना का पैसा दे 3 महीना का है। तो अगर जो बसें चलाता है उसका धंधा बंद हो गया है, तो जैसे हम शेयर रखे हैं, हम बचा के अपना सेविंग किए हैं, वैसे तो वो भी तो किया होगा। बहुत कम लोग कोरोना में आए हैं। अच्छा। कोरोना में वही व्यक्ति आया कि जो डेली मजदूर था, उसका रोजी बंद हो गया है। अच्छा। अगर वैसा विद्यार्थी, अगर उसके घर का विद्यार्थी है, तो ऐसा बात नहीं है कि जो कोई कह दे कि आप पैसा दीजिए। अब लोयला में पढ़ेगा नहीं, वो पढ़ेगा हम ही लोग क्या पढ़ेगा। तो आप लोग माफ करने के लिए रेडी हैं? हाँ, हम लोग माफ करने के लिए रेडी हैं। वैसे वैसे विद्यार्थियों के लिए माफ करने के लिए हम लोग रेडी हैं कि जो आज सुबह से शाम तक दहाड़ी का मजदूरी करता था, उसकी मजदूरी बंद हो गई, तो उसका पैसा एकदम माफ है। पहले से आज नहीं, ऐसी बात नहीं है कि जे आज नहीं। हम हैं जो एक मर गया, जो टमाटर खा करके मरा हुआ है, कौन राम है उसका नाम नहीं बता सकते हैं, पचदेवरी प्रखंड के, उनके 3 विद्यार्थियों का मैंने जिम्मा लिया कि मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ाऊंगा, इवन कपड़ा किताब कॉपी सब मैं दूंगा, मैं जिम्मेवारी लिया हूं। श्रीवास्तव जी से पढ़ाई की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि इस वक्त ना विद्यालय खुला है, ना बच्चे आ रहे हैं। हालांकि ये विद्यालय बड़ा अच्छा है, मेरे अपने शहर का है, मेरे भाई साहब शायद यहाँ से पढ़े हैं, तो ये विद्यालय अच्छा है, मुझे पता है। लेकिन मैं जानबूझकर शिक्षा पे बात नहीं कर रहा कि जब कोरोना खत्म आ जाएगा और हम पूरे बिहार में घूमेंगे तो इस विद्यालय में आकर यहाँ के शिक्षा व्यवस्था और यहाँ के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन अब लास्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। लोग कुछ सवाल भेजे हैं, मैंने फेसबुक पर लिखा था कि हम गोपालगंज के एक प्राइवेट विद्यालय के डायरेक्टर साहब से बात करने जा रहे हैं, तो लोगों ने कुछ सवाल भेजा। पहला सवाल ये था सर कि बच्चों के अभिभावक से मोटी रकम वसूलने के बाद ये प्राइवेट विद्यालय वाले अपने शिक्षकों को कम तनख्वाह क्यों देते हैं? ये सवाल पूछा है अमित कुमार जी ने। ये गलत बात है। अच्छा। मोटी रकम का कोई लिमिट नहीं है। 100 को भी हम मोटी रकम मान सकते हैं, 1000 को भी मोटी रकम मान सकते हैं। शिक्षक को कम देने का भी कोई लिमिट नहीं है। ऐसा शिक्षक कोई जाहिल नहीं है कि उसको हम 100 रुपया दे करके अपना काम करा ले, वो हमारा काम कर दे, ऐसी बात नहीं है। एक उसकी एक ऐसी मजबूरी है, एक हमारी एक ऐसी मजबूरी है कि हम इस धंधे में चले आए जो विद्यालय खोल लिए, और भी पढ़ लिख करके एक प्राइवेट विद्यालय में आ गया। तभी वो प्राइवेट विद्यालय हजारों को आज एम्प्लॉय बना करके रखा है। और देखिए कि सरकार हमको छू नहीं सकती है, पूछ नहीं सकती है ये आप क्या करते हैं। और मोटी रकम का कोई लिमिट नहीं है। एक बात बन गई है मोटी रकम, ये मोटी रकम और विद्यालय वाले लूटते हैं, एक बात है। उसके बच्चे को अप टू डेट बनाते हैं और मोटी रकम का कोई लिमिट नहीं है। रंजय सिंह जी लिखते हैं
कि बच्चों पर आवश्यकता से अधिक बोझ दिया जाता है निजी विद्यालयों में, जैसे किताबों का बोझ, होमवर्क का बोझ इत्यादि, और इससे उनके मानसिकता पर दुष्प्रभाव डालता है। इस पर सवाल जरूर पूछिएगा। ऐसी बात नहीं है। अगर जो सब्जेक्ट है हमारा, प्रत्येक दिन 5 घंटे बच्चा 6 घंटे बच्चा पढ़ता है, 5 गो बुक उसको लाना ही होगा, 5 गो उसको राइट लाना ही होगा, कॉपी लाना ही होगा, तो 10 हो गए, और 10 को बोझ समझ लेते हैं तो शिक्षा बोझ हो जाएगी। गांव का लोग बोलता है कि प्रोजेक्ट में बहुत तंग करते हैं आप लोग, A4 साइज पेपर लाओ तो प्लांट लाओ तो हाई करो, तो क्या मतलब बात है? वो तंग समझते हैं, उनको बच्चे को IAS बनाना है। अच्छा। और वो तंग समझते हैं। आज ऊंचा ख्वाब रखने वाला अगर ये सोचे कि हम तंग हो जा रहे हैं, तो शिक्षा जो शिक्षित होगा ये बात नहीं सोचेगा। उसको कम जानकारी है कि बात सोचता है कि ये नहीं, बोझ लाद दिया गया, मोटी रकम वसूल लिया गया। प्राइवेट विद्यालय आज से नहीं चल रहा है, प्राइवेट विद्यालय 1925 से चल रहा है, 1820 से चल रहा है, और कई एक प्राइवेट अस्पताल है। सरकार की बहुत बड़ा अस्पताल है तो प्राइवेट भी बहुत बड़ा अस्पताल है। सरकार अपनी ट्रेन चलाती है तो प्राइवेट बहुत बड़ा बस चलता है। अब उस समझे कि बोझ हो गया, बस में बहुत पैसा वसूल लिया, पानी दे दिया, पेपर दे दिया, बहुत ज्यादा पैसा। सुविधा भी तो बहुत देता है, सुविधा लोग नहीं देख पाते हैं कि सुविधा क्या है। सुविधा के अनुसार जो चीज खरीदिएगा, चाहे बात कीजिएगा, तो जाइएगा तो सुविधा के अनुसार वो मिलेगा। और हम अगर अपनी सुविधा देते हैं और 100 रुपया लेते हैं या सुविधा देते हैं, तो इसको ये नहीं कहिए कि नहीं ऐंठ लिए। अरे देगा कहाँ से? 80 रुपये का सामान कोई 160 रुपये में थोड़े बेचेगा। अगर हम बेचता है, कोई विद्यालय बेचता ही है, तो 80 रुपये का सामान 160 रुपये में नहीं बेचेगा। 80 रुपये का सामान उसका कैरेज, उसका टैक्स सब दे करके 100 रुपया में बेचेगा। 80 रुपये का सामान 160 रुपये में नहीं बेचेगा। एक ज्यादातर स्कूले पर जो शिक्षा जीवन है, इस पर आधारित है। शिक्षा नहीं तो स्वास्थ्य नहीं, ज्यादातर ये शिक्षा में चल रहा है। अदर लोगों को नहीं बोलेंगे। आज तक हमने नहीं देखा कि 10 रुपए का सामान को अगर 100 रुपया मॉल वाला लेता है तो मॉल पर कभी कमेंट कोई किया हो। और 100 रुपया उसको फीस देना है। अगर 1000 का सामान खरीदना है, 500 का सामान अगर 1000 में मॉल में खरीदता है और 100 रुपया का सामान 110 रुपये में विद्यालय में खरीदता है, तो उसकी ऐसी भावना हो गई कि विद्यालय वाला लूट लिया। मॉल तो ठीक था कि 5 हमको 1000 में सामान दे दिया। तो ये एक भावना बनी हुई है लूटने की, जो कि जब शिक्षित होगा तो अच्छा मॉल चलाएगा, और शिक्षित होगा तो उसका मॉल खराब हो जाएगा, नहीं चला पाएगा। ये मतलब आपका मतलब हम जवाब नहीं दे रहे हैं, बस एक टिप्पणी समझ लीजिए कि मॉल वाला ये नहीं कहता है कि हम सामाजिक सेवा करते हैं, लेकिन आप कहते हैं, इसलिए आप पर सवाल उठना जरूरी है। अब अंतिम सवाल श्रीवास्तव जी, ये सवाल मेरा अपना है, बातचीत खत्म हो गई है। ये मान लीजिए कि एक आपको ढीला करने के लिए हम पूछ रहे हैं कि आप लोग मतलब कि बिहार के जितने भी प्राइवेट स्कूल के डायरेक्टर साहब लोग हैं, इन लोग का धंधा उस वक्त बंद हो जाएगा जब नीतीश जी सरकारी विद्यालय पर ध्यान दे देंगे। तो मैं श्रीवास्तव साहब आपसे सीधा ये पूछना चाहता हूं कि बिहार के सरकारी विद्यालय में श्रीवास्तव जी को क्या कमी लगता है, जिसका 2 विद्यालय है और 20 साल से विद्यालय है। अगर आपसे मैं 2 ऐसी चीजें पूछूं कि आपको एक जिम्मा दिया जाए कि सरकारी विद्यालय को सुधारना है, तो आप ऐसा क्या 2 सुझाव देंगे कि सरकारी विद्यालय सुधर जाए, नीतीश जी को और बिहार के शिक्षा मंत्री को यह काम करना चाहिए? देखिए, सरकार में तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं और वह एक एस्टिमेट बनता है। सुझाव, अगर सरकारी विद्यालय बहुत ही तौर तरीके से चले और ठीक है, तो क्यों मेरे विद्यालय में बचाएगा? मेरे विद्यालय में क्यों बचाएगा? यहां अगर 50 प्राइवेट स्कूल है और 75 सरकारी विद्यालय है, अगर 75 सरकारी विद्यालय का सुचारू रूप से शिक्षा ठीक है, तो क्यों मेरे विद्यालय में आएगा? इस पर तो आपका किसी का रिस्ट्रिक्टेड नहीं है कि आप एक काम न करें। हम कपड़े की दुकान कर लिए, हम विद्यालय चला रहे हैं, आप कार का दुकान कर लिए, मोटरसाइकिल का दुकान कर लिए, इस पर कोई रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। अगर ठीक चलता है वह, अगर सरकार की अपनी सुविधा है, तो क्यों मेरे पास आइएगा? अस्पताल है, सवारी है, सरकार की अपनी यहाँ पर सवारी है, यहाँ दिल्ली जाने के लिए, तो प्राइवेट बस पर क्यों आप जाइएगा? सरकार के हॉस्पिटल ठीक है, तो प्राइवेट अस्पताल में अब क्यों जाइएगा? आप उल्टा तंज कस रहे हैं, आप समझ रहे हैं, अपन वही व्यक्ति है, मतलब ये कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल में कोई दोष है तभी तो प्राइवेट में आ रहा है। लेकिन 2 को सुझाव दीजिए ना उसको सुधारने का, सरकारी विद्यालय को, क्योंकि आप अनुभवी है इसलिए पूछ रहे हैं आपसे। आपको अगर एक जिम्मा दिया जाए कि श्रीवास्तव जी आपको 2 साल का समय दिया जाता, चलिए 5 साल का, और आप 2 ऐसा क्या बदलाव करेंगे कि बिहार का सरकारी विद्यालय सुधर जाए? चलिए,
सरकारी विद्यालय सुधारने के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, अपनी एक सुझाव दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। वहाँ जो गाइड है, हम डायरेक्टर बैठे हुए हैं, हमारा प्रिंसिपल बैठा हुआ है। आप एग्जाम्पल लीजिए कि पल पल क्लास में हम जाते हैं, देखते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अगर सरकारी विद्यालय कहीं गांव में चलता है तो पहले तो उसमें सुविधा नहीं है, शहर में भी चलता है तो एक सुविधा के लिए पेपर टू दौड़ते रहता है उसका HM। उसकी सामग्री आने के लिए अगर 10 मई को उसको आवश्यकता है तो उसकी आती है 10 दिसंबर। एक दूसरी चीज की उसकी जो जांच करने की जो सुविधाएं हैं क्लास में, या कोई ऑफिसर जाता है उसको जांच करने के लिए तो उसके पढ़ाई का बात कम पूछता है, अन्य बातों में उलझे रहता है कि तुमको ये दिया गया तो काम किया कि नहीं, राशन बांटा कि नहीं, छात्रवृत्ति उसको मिली कि नहीं, किताब पटना से आया कि नहीं, तो अन्य बातों में वह HM उलझे रहता है। ऐसी बात नहीं कि जे उसमें योग्यता लेकर के सरकार बहाल नहीं की है, उसकी जो जांचने की प्रक्रिया है, देखने की प्रक्रिया है, वो ऐसा लगता है, अनुभव है या ऐसा लग रहा है कि वही प्रक्रिया ठीक नहीं है। अन्य कामों में उलझे रहते हैं वहां के लोग और शिक्षा में कम उलझते हैं। चलिए, ये श्रीवास्तव जी थे। श्रीवास्तव जी के विद्यालय में अपन जब तफसील से बिहार कवर करने आएंगे तो जरूर आएंगे, इनके विद्यालय में कैसी पढ़ाई होती है ये आपको बताना जरूर। लेकिन श्रीवास्तव जी ने जो अंतिम में कहा कि अगर प्राइवेट सवारी है, अगर सरकारी सवारी है और कोई इस पे प्राइवेट में सफर करता है तो किसका दोष है और कुछ तो कमी होगा ही, इस पर आपको सोचने की जरूरत है। और जो इनका एक सलाह था कि मैं अपने विद्यालय के हर कक्षा में 10-10 मिनट में बाद जाकर चेक करता हूं कि पढ़ाई कैसी हो रही है, ये नीतीश जी के लिए और हमारे शिक्षा मंत्री के लिए एक मिसाल होना चाहिए। और अंततः ये कि जो जांच करने जाता है वो ये पूछता है कि तुमको खाना मिला या छात्रवृत्ति मिली कि नहीं, लेकिन ये नहीं पूछता है कि आज तुमने क्या पढ़ा। इस पर भी चर्चा होनी जरूरी है। आखिर अंततः ये वादा ये कर रहे हैं कि जो बच्चे, आप ये कह रहे हैं, मैं आपकी बात को रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चे दिहाड़ी मजदूर के बेटे हैं उससे अनिल कुमार श्रीवास्तव साहब पैसे या तो बहुत कम लेंगे या तो 9 के बराबर लेंगे, बाकियों से लेंगे। आप ऐसा कह रहे हैं। इसके लिए इनको कम से कम बधाई जरूर देनी होगी। बाकी बातचीत सफल। आप कुछ कहना चाहते हैं अंतिम में? शिक्षा को लोग गलत दृष्टि से न देखें, उसको ये नहीं कहें कि ऐंठता है, उसको ये नहीं कहें कि ये सोशल नहीं है, सोशल है। ऐसा कोई प्राइवेट विद्यालय नहीं है कि जो बच्चे अनाथ हैं और उसके अदर अभिभावक भी आ जाते हैं तो वो कहे कि नहीं बिना फी लिए हुए नहीं पढ़ाएंगे। हम गोपालगंज की बात बोल रहे हैं। गोपालगंज में हजारों बच्चे निःशुल्क पढ़ रहे हैं बिना फी का। वैसे बच्चे मेरे विद्यालय में अलावे अन्य भी। और सरकार हम लोगों को कही कि आप ऐसे बच्चे को पढ़ाइए जो BPL है, गरीब है, और उसका हम शुल्क देंगे। और कई बार शुल्क मिल चुका है, कई बार का शुल्क बाकी है। हम लोग सरकार पर लड़े हुए हैं जे भाई वो भी तो पैसा BPL वाला हम लोगों को अभी मिले जो कि हम लोग अपना खर्च पर चलावें। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ऐसा कोई विद्यालय नहीं है कि जो निःशुल्क नहीं पढ़ा सकता है। यह सोशल है, यह व्यवसाय नहीं है। सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, इसलिए मैंने सोचा कि प्राइवेट स्कूल पर टिप्पणी करने से पहले इनके डायरेक्टर साहब से बात किया जाए ताकि इनका मत भी आप जान सके। ये कह देना कि प्राइवेट वाले लूट रहे हैं, ये नाइंसाफी है, ये खुद भी मैं मानता हूं। क्योंकि आप जब प्राइवेट स्कूल में आएंगे तो तमाम दिक्कतें होती हैं, तमाम सुविधाएं होती हैं, उस पर चर्चा होनी जरूरी है। मैं प्रशांत राय अब साइन ऑफ कर रहा हूं जनता जंक्शन के लिए। अपन फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नई चर्चा के साथ, एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।